पहले शुरुआत हम करेंगे। आज जन्मदिन है मेजर ध्यानचंद का, हॉकी के जादूगर। तो थोड़ा सा पहले इनको देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इनको देखने के बाद तो अभी जल्द में ही इन्हीं के नाम पे जो आपका चेंज किया गया है, परिवर्तन किया गया है अवार्ड को लेकर के। क्या नाम है बताइए भाई, किस अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद रख दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। बहुत बढ़िया। तो वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न, मेरी आवाज बराबर मिल रही है? जी। वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके, पहले था इसका नाम वर्तमान में हो गया है मेजर ध्यानचंद के नाम से बदल दिया गया है। तो एक सबसे बड़ी बात जो पूछता है कि खेल दिवस को लेकर पूछता है, किस दिवस पर है? और इन्हीं का जन्मदिन है 29 अगस्त, तो खेल दिवस कब मनाया गया? मैं अक्सर परीक्षाओं पर सुना है खेल दिवस कब है, किसके नाम से मनाते हैं। तो साफ साफ है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को ही जो है खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये जब जब अपडेट कौन सा आपका है, ये देखिए शुरुआत में ही लिखा हुआ है 29 अगस्त 1905 को जन्म इनका हुआ था, तो 29 अगस्त को ही जो है हम खेल दिवस को मनाते हैं। दूसरी बात है, थे कहाँ के मेजर ध्यानचंद, थे कहाँ के? यहाँ जवाब में लिखा हो, साफ साफ प्रयागराज लिखा हुआ, इलाहाबाद में जन्म इनका हुआ था। अच्छा बताइए, किस बिरादरी के थे मेजर ध्यानचंद का? संबंध किस किस बिरादर से है, किस जात से है? वहां माने मौर्य होता है, कोई और होता है? ये हमारे बिरादर के थे, कोई और बिरादर के थे? चलिए, कुशवाहा और मौर्य बिरादरी एक ही है, अलग अलग जगह पर बहुत सारे नाम इसके हैं। किसी का माइक डिस्टर्बेंस हो रहा है, पीछे पंखा चल रहा है। बंद कर लो। किसी का पंखा चल रहा है, उसकी आवाज आ रही बराबर, तो पंखा बंद कर ले या अपना माइक बंद कर ले। चलिए, अब सही है। तो जानिएगा कि ये मौर्य बिरादर से थे, और इलाहाबाद के लोग कुशवाहा या सिंह लगाते हैं, साथ में सिंह लगाते हैं। ये गर्व की बात है कि हमारे मौर्य वंश से संबंधित हैं, अशोक के रक्त वंशज हैं मेजर ध्यानचंद, और इनका जन्मदिन आज है। और हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है ये। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इनकी माता का नाम देखिए लिखा हुआ है, माता पिता का नाम है। माता का नाम शारदा सिंह था और पिता का नाम सोमेश्वर दत्त सिंह था। और कुशवाहा लगाते हैं कभी कभी, वहाँ इलाहाबाद के लोग सिंह लगाते हैं, सिंह कुशवाहा नहीं लगाते हैं, दोनों चीजें साथ में चलती हैं। 400 से ज्यादा गोल किए हैं। और यहाँ लिखा देखिए साफ साफ है, राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाता है, मतलब राष्ट्रीय खेल दिवस रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। और 3 जो विश्व की जो स्पर्धा ओलंपिक की होती थी, ओलंपिक में भाग लेते हैं। देखिए 1928 में एम्स्टर्डम में लिए थे, एंजल्स में भाग लिए थे 1932 में, और 1936 में बर्लिन में भाग लिए थे। तीनों में भाग लेते हैं। और इन्हें पद्म विभूषण नामक भारतीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1979 में दिल्ली में एक्सपायर हुए थे। और 1921 से लेकर 1956 तक भारतीय सेना में रहे हैं। और भारतीय सेना के में रहते हुए उन्होंने जो हॉकी में जो अपना अपना बनाया था ये। और भारत रत्न, देखो यहाँ पे लिखा है भारत रत्न, अपने खेल रत्न गांधी, यहाँ लिखा हुआ है 6 अगस्त 1921, यानी 6 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद रख दिया। अभी नाम भी, डेट भी पूछ सकता है कब चेंज किया गया है। इसका जवाब क्या है? 6 अगस्त 2021 को चेंज किया गया था ये। चलिए, इनके अलावा देखिए कुछ लोगों का और इसमें नाम लिखा गया है, थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने कौन सा काम किया था, जो भाला फेंकने वाला काम जो होता है, तो उसमें भाला फेंकने वाला काम किया था नीरज चोपड़ा ने। उसमें पूछता कि कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित नीरज चोपड़ा का है। रवि दहिया कुश्ती संबंधित है। लवलीना गोहेन मुक्केबाजी से हैं। पीआर श्रीजेश जो हॉकी से हैं। अवनी लेखारा पैराशूट टंग से हैं। सुमित, यहाँ देखिए लिखा हुआ किसको किसको रत्न मिले हैं, खेल रत्न कौन कौन पा चुका है। तो नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, लवलीना, पीआर श्रीजेश, अवनी लेखारा,
और खेल का नाम लिखा, किस किस खेल से संबंधित कौन है। परीक्षा में अक्सर प्रश्न इसे पूछता है कि लवनी लेखारा का संबंध है तो पैराशूट से है, अमित अंकित पैरा एथलेटिक्स से है, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नगर पैरा बैडमिंटन। तो मनीष, इस तरह करके ही परीक्षा प्रश्न आपके परीक्षा में प्रश्न बार बार आपके आए हुए हैं। मिताली राज, सोनाली छेत्री, मनप्रीत सिंह, ये लोग शायद क्रिकेट से संबंधित है, यहाँ पे कट गया थोड़ा सा है। तो इस तरह से पहली बात तो सबसे पहले नमन है इनको, जिनके नाम से खेल दिवस मनाया जाता है। तो चलिए हम सीधे आपको ले चलते हैं। हम आपको ले चलते हैं अपने जो हमें पढ़ाना आज है, उसमें हमें क्लास लेनी है आज। प्रश्न हमारे जियोग्राफी से कुछ प्रश्न है, उसी पर चर्चा हमारी होनी आज है। अच्छा सर, हाँ मेजर ध्यानचंद जी कुशवाहा समाज के हैं क्या? हाँ भाई, मौर्य हैं, इलाहाबाद में जन्म इनका हुआ है। ओके ओके सर जी। आपके मौर्य वंश से समझ, लेकिन जान नाम लोग चूंकि सिंह नहीं लगा रहता है यहाँ पे, सब जानते नहीं है इनको, सिंह ना लगने के कारण लोग जानते नहीं है, लेकिन अपने बिरादरी है। चलिए, तो कुछ प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एनवायरमेंट से हैं, क्योंकि एक जरा चेंज हो गया, इसको अलग बदल देते हैं, दूसरा आ गया है खुल करके। एक मिनट। चलिए, ये प्रश्न बढ़िया है, इसमें कुछ साइंस के प्रश्न है, कुछ मनोविज्ञान के हैं, कुछ आपके ज्योग्राफी से हैं। स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? स्क्रीन आप लोगों को दिखाई पड़ रही है साफ साफ? चलिए ठीक है। तो देखिए, इसमें हर विषय के प्रश्न यहाँ पे हैं, कुछ इतिहास से हैं, कुछ आपके ज्योग्राफी से हैं, कुछ आपके विज्ञान से हैं, सारे विषयों के प्रश्न यहाँ पे हैं। और हमको प्रश्न पूछेंगे, आप लोग जवाब देते जाइएगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर। आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। पंखा चलता क्या भाई महेंद्र जी आपके यहाँ? नहीं। आपके मोबाइल में या स्पीकर में प्रॉब्लम है, अपना वो माइक निकाल लीजिए, माइक निकालिए कान वाला, शायद आवाज आपकी सही हो जाए। कान का माइक निकाल लीजिए, जब माइक लगाए उसको निकाल दीजिए, मुझे लग रहा है उससे प्रॉब्लम कुछ है। तो आगरा का किला का निर्माण अकबर ने, दो किले देखिए आपके हैं, दो किले आपके हैं। आगरा का किला, इसको हम लाल किला के नाम से जानते हैं। एक लाल किला आपके दिल्ली में है। तो दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली का किला या लाल किला का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली बताइए किसने करवाया था, दिल्ली वाला। दिल्ली का लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरा का निर्माण जो है आपके अकबर ने करवाया। अगला, विजय स्तंभ कहाँ पर है? विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है ये, चित्तौड़गढ़ में है। अगला देखिए, यहाँ पे पंछियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? ये विज्ञान का प्रश्न आपसे है, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। और निकोलॉजी, बहुत बढ़िया। और ऑर्निथोलॉजी, तो पंछी विज्ञान का भी नाम ये है। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? किसी की आवाज, भाई पंखा कहीं चल रहा है, और बिल्कुल रिक्वेस्ट है पंखा अपना बंद कर ले वो। अभी थोड़ा सा आवाज जो है, राम तेरे जी का माइक डिस्टर्ब है क्या? चलिए, तो भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो रेलवे नेटवर्क, भारत का जो राज्य है, जो भारत के राज्य है, उसमें सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कहाँ पर है? किस राज्य में है? यूपी में है कि महाराष्ट्र में है, कहाँ पर है? चलिए, उत्तर खुल गया, इसका जवाब खुल गया है।
अगली पुस्तक एक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। बताना कि इसको लिखा किसने इसको है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है, किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, किसी को पता इसमें है? जवाब देख लीजिए इसका। युवराज सिंह है, एक क्रिकेटर है, उनका ये ऑटोबायोग्राफी है। क्रिकेट के बारे में कैसे कैसे क्या करते हैं उसके बारे में लिखा उन्होंने इसमें। ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न चंपारण सत्याग्रह को लेकर के, कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, बता दीजिए। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, कहाँ हुआ था? 1945 1917 बिहार। बहुत बढ़िया। 1917 का डेट है, बिहार में है। 19 अप्रैल 1917 और बिहार में हुआ था। गांधी जी का प्रथम प्रयोग था ये। गांधी जी ने प्रथम बार, चूंकि 1915 में भारत आए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, उसके बाद पूरा भ्रमण 2 साल करते हैं। 2 साल बाद प्रथम इनका विद्रोह, मतलब प्रथम इनका सत्याग्रह जो था चंपारण वाला था। परीक्षा में पूछता है गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण वाला सत्याग्रह जो कि बिहार का था उस पर किए थे। हार्नबिल त्योहार, हार्नबिल एक त्योहार का नाम है। नागालैंड। पूछ रहा है कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाते हैं इसको? नागालैंड। तो बताएगा। बहुत बढ़िया। नागालैंड का ये त्योहार है हार्नबिल। अब इसमें करते क्या, हमें लग रहा है कि इसमें सर पे लोग सींग सींग जो है का वो लगाते हैं और डांस करते हैं इस पे, हार्नबिल पर। फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि इसी त्योहार है। करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था, बताओ कब महात्मा दिया गांधी। था? कब दिए थे? भारत छोड़ो 1942 में। बहुत बढ़िया। 1942 का डेट है ये। और आंदोलन आपका था भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया। करो या मरो का नारा भी उसी में दिए थे, गांधी जी दिए थे। और आपका महात्मा गांधी का नारा है। हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किसकी मोहर, क्या पर किस मोहर का प्रयोग होता था? मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो सिक्के थे उस पर पशुपत। किसका चित्र लगता था या किसकी मोहर लगती थी उस पर? हड़प्पा सभ्यता के सिक्के पर किस मोहर का प्रयोग किया गया था? तो मोहर कौन सी थी वो? पशुपत का चित्र और होता था। किसका? पशुपति का चित्र। बहुत बढ़िया। यहाँ पे गैंडा सील लिखा हुआ है, गैंडा सील मोहर। हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मोहर का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पे लिखा है गैंडा सील। फिलहाल पशुपति का उस पे मिलता है, पशुपति का चित्र मिलता है। और फिलहाल यहाँ पे गैंडा सील लिखा है, कहाँ से लाया पता नहीं है। चलिए, कुछ नामकरण विशेष रूप से होगा। अरब सागर के समानांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है? मतलब अरब सागर जो भारत का जो ट्रैक बना हुआ है, 2 तरह के, ये वाला, ये जो ट्रैक है अरब सागर इधर है ना। पूछ रहा है हाँ इधर पे हाँ। कौन सा रेलवे जोन है आपका बगल में, कौन सा आपको रेलवे जोन निकलता है? पोकड़, पोकड़ करके यहाँ नाम देता है। देखिए जवाब क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। दक्षिण चलिए, पश्चिम। हाँ, कोंकण। पोकड़ रेलवे ही है। और बिल्कुल अरब सागर से समानांतर चलता है, मुंबई तक जाता है। और कर्नाटक से, क्या नाम है, कर्नाटक नहीं, ये आपके केरल से लेकर के पूरा पूरा जो है कर्नाटक को पार करते हुए मुंबई तक, महाराष्ट्र तक टच करता है ये कोकण रेलवे लाइन जो है आपकी। अगला है मनरेगा कब शुरू किया गया था? मनरेगा 2006। 9 में इसका नाम चेंज हो गया, 9 में। बहुत बढ़िया। 2006 में इसको प्रारंभ किया। आप इसमें नाम क्या इसका है? इसमें इसका नाम यही है। पहले इसका दूसरा नाम था। नरेगा नाम मनरेगा था। हो गया पहले इसका 2009 में। नाम नरेगा था। नरेगा था, फिर उसका मनरेगा हो गया, पहले 2009 इसका में चेंज नाम हो गया। नरेगा था। वर्तमान नाम इसका एमजी महात्मा गांधी जुड़ गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी कुछ करके है।
चलिए, 1916 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 1916 में एक अधिवेशन होता है, उसका अध्यक्ष कौन था उस समय 1916 में? लखनऊ में होता है। हाँ, अंबिकाचरण जवाब मजूमदार। इसका यहाँ पे अंबिका चरण मजूमदार इसके इस समय अध्यक्ष थे 1916 में। 1916 में कोई विशेष काम हुआ है क्या? 1916 में वही वो जो है रामचंद्र शुक्ल इनको न्योता देते हैं वहाँ के लिए, बिहार आने के लिए, इसलिए वो चर्चित होता है। प्रथम बार ये जो वहां जाकर 17 वाला विभाजन उनका होता है, चंपारण वाला। बहुत बढ़िया। पंकज सर। 2017 में दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा था? 2017 में दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा था? 17 में सबसे अधिक पेट्रोलियम पैदा कौन सा देश करता था? उसका जवाब है रूस। इसे आपका सऊदीया नंबर 1 आपका सऊदीया था, दूसरा स्थान किसका था? आपका रूस का था। और आज भी बहुत सारे क्रूड ऑयल जो है रूस की, अब इसमें वर्तमान में भले आपका वहाँ पे बवाल चल रहा है यूक्रेन में, लेकिन विदेशी आपके जो जो अरब जो के यूरोपियन कंट्री हैं, सारे लोग जो तेल इसे खरीद रहे हैं रूस से ही, क्योंकि सस्ता करके बेच रहा है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कितने लोग हो सकते हैं इसमें राज्यसभा में? राष्ट्रपति के द्वारा जो कितने लोग यहाँ मनोनीत हो सकते हैं राज्यसभा में? नहीं पता, आना चाहिए जवाब, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आया है कई बार है। शायद 12 संख्या है ये, 12 संख्या है इसमें। इसमें भी इंडियन वाले 2 लोग होते हैं, बाकी लोग जो है भारत के लोगों का इसमें चयन होता है राज्यसभा में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जवाब देखिए यही है, इसका उद्देश्य लिंग असंतुलन और बालिका के प्रति भेदभाव को दूर करना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है, बड़ा कॉमन प्रश्न है, कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? पंछी ऐसा जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है, बताएगा? गुंजन। इसका जवाब है हामिंग बर्ड। ये सबसे छोटा पंछी आपका है हामिंग बर्ड। जवाब शायद देखता हूँ यही होना चाहिए, हामिंग बर्ड है ये। और जानते हैं आप विश्व का सबसे छोटा पंछी हामिंग बर्ड आपका है। छोटे पंछियों में गणना इसकी होती है, सबसे छोटे पंछी जो आपके हैं उसमें हामिंग बर्ड की गणना होती है, पीछे की तरफ भी उड़ने की क्षमता रखता है। और पुनः प्रश्न यहाँ पे है, चलिए आवाज भाई थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा आप लोग, आवाज कहीं अगर हो रही है तो। देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। भारत का परमाणु परीक्षण को लेकर परीक्षा में प्रश्न कई बार आए हुए हैं। बता दीजिए भाई कौन सा ये कहाँ परीक्षण हुआ था और जाना चाहिए सभी लोगों को। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? पोखरण में हुआ, बहुत बढ़िया। पोखरण कहाँ पर पड़ता है, किस राज्य में है? राजस्थान। राजस्थान में, बहुत बढ़िया। और प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? इंदिरा गांधी थी। 1998 में ये परीक्षण होता है, तो उसमें प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी थी, पोखरण में परीक्षण होता है। और एपीजे अब्दुल कलाम जो भी मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे यहाँ पे। तो इंदिरा गांधी कैसे 98 में रहेंगे सर? ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हमको भी लग रहा है, 1974 में तो मर गई थी वो। हाँ, 83 में मरी थी वो। 83 मई से 97 में कैसे परीक्षण होता है? कुछ लिखने में गलती हुई है क्या? उसमें फिलहाल प्रथम परीक्षण जो हुआ था पोखरण में हुआ था,
और बाद वाला प्रतिशत तो नहीं लिखा यहाँ पे है। फिलहाल ये जवाब तो प्रश्न में नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ जवाब क्या है इसका। पोखरण नहीं लिखा हुआ है, पोखरण या पोखरण नहीं लिखा हुआ है, लेकिन प्रथम परीक्षण आपका जो था राजस्थान में हुआ था, लेकिन उसमें इंदिरा गांधी ही थी। लेकिन पर अभी इंदिरा गांधी 1998 की पहले ही चली हाँ गई थी। बताइए क्या। सर 98 में इनकी मृत्यु हुआ था, इनका मृत्यु और पहले हो गया था। हाँ बिल्कुल पहले होना ही चाहिए, तो उसमें तब तक तो मर चुकी इंदिरा गांधी थी। तो 1974 के अगल बगल उनकी मृत्यु हुई थी। 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 93 में। फिलहाल कुछ गलती इसमें है फिलहाल, लेकिन प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था इंदिरा गांधी के समय में ही हुआ था, ये जानिएगा आप लोग। अटल बिहारी वाजपेयी तो नहीं थे उस समय? हाँ 98 वाले मटर अटल बिहारी वाजपेयी, जी। अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हम लोग हैं। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल हैं? अक्सर आप सुनते होंगे कि यूके लिखा होता है, इसको हम लंदन कहते हैं, इंग्लैंड कहते हैं, यूनाइटेड यूके लिखा किंगडम। होता है। तो यूके में लिखने मतलब है कि उसमें कई देश मिलकर बनाया गया उसको, जैसे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखा हुआ, तो वहां पर भी कई देश मिलकर के जो है यूएसए का निर्माण करते हैं। वैसे ही आपका यूके जो है ये भी कई देशों के साथ मिलकर के यूके का निर्माण करता है। उसमें देखिए 3 देश वहां जुड़े हुए, जवाब देखिए 3 देश वहां पे हैं। इंग्लैंड है, उत्तरी आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है और वेल्स है। 4 देश मिल करके जो है यूके का निर्माण करते हैं, जिसको हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं नॉर्मली, लंदन करते हैं, लंदन राजधानी आती है। लेकिन 4 देशों के मिलने से आपका यहाँ पे जो है आपका यूके का निर्माण हुआ है। इंग्लैंड है, उत्तरी आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है और वेल्स है। अगला प्रश्न है, भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? भारत में वन काटे क्यों जाते हैं, कारण क्या इसका है? बढ़ती जनसंख्या। इसका सबसे कृषि मुख्य है। प्रयोजन आपका कृषि है, कृषि के लिए काटे जाते हैं। अधिकतम वनों की कटाई भारत में जो कृषि के लिए होती है। हाँ देखिए ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। किसके शासनकाल में अलबरूनी भारत आया था? तो शासक कौन था वो? अलबरूनी भारत आया था, शासक कौन था उसमें? पागल बादशाह का नाम सुने आप लोगों ने? पागल बादशाह बताइए भाई। फूल रख बासुद, पागल बादशाह। फिलहाल वो मोहम्मद बिन तुगलक था, लेकिन उसमें इब्न बतूता भारत आया था। दोनों में दुविधा बहुत खड़ी होती है, अलबरूनी को लेकर के, इब्न बतूता को लेकर के। और यहाँ पर महमूद महमूद गजनवी होगा, हमें लग रहा है वही उसी शासनकाल में उसी समय आया था ये महमूद गजनी। महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? भारत पर 17। इसका एक आक्रमण बड़ा फेमस है, सोमनाथ का आक्रमण था। सोमनाथ का आक्रमण गजनवी ने कब किया था सोमनाथ पर, गुजरात? डेट बताइए क्या इसकी है, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। सोमनाथ पर गजनवी का आक्रमण कब हुआ था, कोई बताएगा? तो इसका डेट है 1025। सर आवाज कट रही है। हेलो, एक बार बता दीजिए, आवाज कट रही है तो देखा जाए इसको। हेलो, आवाज हमारी आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, लेकिन वह स्क्रीन एक पर हजार दिखाई भी नहीं दे रहा है। 1027 है। 1025 है, 27 में 25 है। क्योंकि 1000 से 1027 के बीच में 17 बार करता है, तो लास्ट बार वही किया था। नहीं, लास्ट बार उसका आक्रमण नहीं है। देखिए इसका जवाब साफ साफ 1025 है। आज ही में देखा इसको, अच्छा 6 किताब में है ये। 1025 में जो है मोहम्मद गजनवी का आक्रमण जो है सोमनाथ मंदिर पर हुआ था गुजरात में।
यहाँ देखिए प्रश्न जो पूछने का उद्देश्य हमारा जो था यहाँ पे, अल-बिरूनी का नाम यहाँ है, इसकी पुस्तक बड़ी फेमस यहाँ पे एक है, इसका नाम है तहकीक हिंद। ये परीक्षा में कई बार टेस्ट किया हुआ है। बिरूनी एक इतिहासकार था और मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने जो भारत भ्रमण पे आता है, जब मतलब इसके साथ जो भारत आता है, वो भारत की चीजों को देखता है, पुस्तक में उसने उसका वर्णन किया हुआ है। उस पुस्तक का नाम क्या है? रहेला या तहकीक हिंद के नाम से प्रसिद्ध पुस्तक उसकी है, अल-बिरूनी की। ये चीजें आपके काम की है, परीक्षा में से पूछता है। और इसी का एक दरबारी और था, इसका नाम था फिरदौसी नबी का। उसकी पुस्तक परीक्षा में बहुत पूछता है। नाम बता दीजिए, फिरदौसी ने क्या लिखा हुआ है? फिरदौसी की पुस्तक का नाम है शाहनामा है सर, शाहनामा। शाहनामा। बहुत बार परीक्षा में पुस्तक आया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है, शाहनामा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, कौन सा शहर स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा नहीं है? विकल्प यहाँ पे दिल्ली, आगरा, जयपुर, लखनऊ। इसमें से एक शहर ऐसा है जो स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा नहीं है। दिल्ली, आगरा, जयपुर, लखनऊ। क्या सही करेंगे? लखनऊ। लखनऊ सही किया आपने। चलिए देख लेते हैं। लखनऊ इस पर सही है। तो कैसे, क्या बताओ, क्या चीज है ये स्वर्ण त्रिभुज? क्या चीज है? वो स्वर्ण, वो हम उसको इसके हमें लग रहा है वो गलत है। स्वर्ण चतुर्भुज योजना के बारे में लग रहा है बात कर रहा है। स्वर्ण चतुर्भुज, वहाँ ठीक है, तक स्वर्ण किए त्रिभुज हैं। याद दिया हुआ है। हाँ तो हम वही सही किए हैं, हमें लगा वही ऐसी वो गलती हुआ है। ठीक है, त्रिभुज में जो है चतुर्भुज होना चाहिए, यहाँ पे स्वर्ण चतुर्भुज करके है। तो जयपुर और लखनऊ, चलिए ठीक है, थोड़ा वही चाहिए। अगला है, भारत के जनक किसे कहा जाता है? भारत का जनक कौन है? मतलब भारत का भूगोल का जनक कौन है? तो बता दीजिए, आना चाहिए। अरस्तु। नहीं, कैटियस होगा या एरिस्टोथेनीज होगा, दोनों से कोई होंगे, कैटियस या एरिस्टोथेनीज। एटीएस होगा तो तो हमें लग रहा है कैटियस होगा यहाँ पे। एरिस्टोथेनीज है, एरिस्टोथेनीज है, भूगोल के जनक के नाम से प्रसिद्ध है। और इसमें भी एक परीक्षा में प्रश्न जो पूछता है आपका, ग्लोब का आविष्कार किसने किया? आपको बताएगा हमको, ग्लोब का आविष्कार कौन था? मार्टिन लूथर। नहीं, लूथर नहीं, ग्लोब का आविष्कार, ग्लोब बनाता है। नहीं, ग्लोब का आविष्कारक था मार्टिन बैहम। नहीं, मार्टिन बैहम ने ग्लोब का आविष्कार किया था। और ऐसे ही प्रश्न पूछता है, मानचित्र का आविष्कारक कौन था? मानचित्र जो आप पढ़ देखते हैं, समझते उसको है, उसका आविष्कारक कौन था मानचित्र का? तो बता दें, अलेक्जेंडर नाम था उसका, उसका नाम था अलेक्जेंडर। मार्टिन लूथर किसका है? मार्टिन लूथर किसका है? सुधारक था, धर्म सुधार। मार्टिन लूथर यूरोप का था। लूथर क्या बोलते हैं, प्रोटेस्टेंट जो धर्म सुधार वहाँ का आंदोलन चलता है इंग्लैंड में, एक तरह से उसका समर्थक था वो, मतलब धर्म सुधारक कहते उसको। मार्टिन लूथर क्या था? धर्म सुधारक था। मार्टिन बैहम था, ग्लोब का आविष्कारक था। और अलेक्जेंडर जो था, मानचित्र का जो होता उसका निर्माण उसने किया था, अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज करने वाले कौन थे? आर्यभट्ट। जब जीरो दिया कौन? सर भूगोल के जन्मदाता जो है एरिस्टोथेनीज नहीं है, हाँ क्या है उसका, एकैटियस होता है, हम पढ़े हैं इसको। पढ़े तो हमने भी यहाँ लिखा है, इसमें लेकिन दो चार, एक होता है कि आधुनिक भूगोल का, एक भूगोल का जन्मदाता। सर हिकैटियस को ही भूगोल के जन्मदाता कहते हैं। हाँ, एक आधुनिक भूगोल जन्मदाता में एक एरिस्टोथेनीज का नाम है, लेकिन इसमें नाम वही दिया था जैसे मैंने जो है ये जियोग्राफी शब्द दिया था इसने।
एरिस्टोथेनीज ने जो है ज्योग्राफी शब्द दिया था, अब मेरे दिमाग में याद आ रहा है मुझे, जी लेकिन फिलहाल यहाँ पे हिकैटियस का नाम नहीं दिया हुआ है। जैसे क्या है कि अगर परीक्षा में प्रश्न आपके आते हैं, देखिए दो चीज याद रखिए, परीक्षा में जो प्रश्न है सारे परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं, तो जवाब में उसमें हिकैटियस नहीं रहा होगा वहाँ पे जवाब में, तो जवाब में उसमें एरिस्टोथेनीज रहा हो तो उसको उसने सही कर दिया वहाँ से। कभी कभी जो इस तरह प्रश्न आपके जो मिलेंगे, जहाँ जहाँ से मैं उठाया हूँ वही प्रश्न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, अगर उस ऑप्शन में हिकैटियस नहीं रहेगा तो वहाँ पे आप जो किसको सही कर देंगे, सेकंड नंबर का ऑप्शन वहाँ पे सही होता है, एरिस्टोथेनीज सही होता है, तो वहाँ पे हो सकता हो हिकैटियस नहीं रहा हो इसलिए उसको सही किया हो। उसे उसे जो ठीक शब्द क्वेश्चन बनता है इससे ये पूछता है कि ज्योग्राफी शब्द का ज्योग्राफी शब्द को देने वाले कौन थे, तो इसका जवाब साफ साफ आपका है एरिस्टोथेनीज है। लेकिन भूगोल के जनक के रूप में नाम जो है अक्सर जो उसी का आता है, हिकैटियस का ही आता है, लेकिन यहाँ पे नाम इसका दिया हुआ था। तो कभी कभी प्रश्न इस तरह से आते हैं। शून्य की खोज किसने किया था, शून्य की खोज करने वाले कौन थे? आर्यभट्ट प्रथम। और पाई का मान भी इन्होंने दिया था, 22/7 जो होता है पाई का मान देने वाले यही थे। जी अगला देखिए यहाँ प्रश्न है, चलो तो दरबारी किसके थे आर्यभट्ट, आर्यभट्ट किसके दरबारी थे? आर्यभट्ट किसके दरबारी थे? गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बैताल पचीसी नाम सुने होंगे आप लोग, बैताल पचीसी का नाम सुने होंगे। जी वो बैठा बैताल ने पच्चीसी। उसी का दरबारी था। और दोनों लोग अक्सर साथ में घूमते रहते हैं। विक्रम बैताल नाम उसका, विक्रम बैताल, विक्रम यही थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को विक्रम कहते हैं और बैताल नाम उसका था। तो फिलहाल जानिएगा आप लोग कि आर्यभट्ट जो थे, आर्यभट्ट बरामिहिर, बैताल, विक्रम, बैताल, ये सभी लोग जो 9 लोग थे उसके 9 रत्न थे। और 9 रत्नों में 2-3 नाम धन्वंतर हुआ, और एक नाम उसमें आता है जो संस्कृत शब्दकोश लिखा इसमें है। अच्छा सर, ये आर्यभट्ट प्रथम है या द्वितीय है? नहीं, आर्यभट्ट प्रथम है, ये जो है यहाँ पे आर्यभट्ट प्रथम ने ही इसका आविष्कार किया है शून्य का। जी तो इस तरह से 9 9 दरबारी थे उसके। 9 रत्नों में मैं बताया कई बार, 9 रत्न तीन तीन 9 रत्न जो होते हैं, 3 लोग दरबार में मिल रहे हैं। जैसे आपका प्रथम नाम तो इसी का आता है, प्रथम नाम जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, तो 9 रत्नों में आता है। उन्हें उसके बाद नाम आता है, एक है कृष्णदेवराय का नाम आता है। जी कृष्णदेवराय जी। वहां का शासक था, विजयनगर शासक था विजयनगर का। उसके दरबार में भी 9 रत्न रहते थे। और पुनः एक नाम, पुनः मुगल वंश में एक नाम आता है, अशोक अकबर का नाम आता है। तो 3 लोगों के दरबार में जो है 9 रत्न थे। और एक अष्टप्रधान का नाम आता है, अष्टप्रधान, 8 लोग प्रधान थे। कौन किसके दरबार में थे? 8 अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? तो ये आते हैं पेशवा या मुगलों के, मराठों के दरबार में जो अष्टप्रधान रहते थे। 8 सेनापति से लेकर के 4, मतलब 8 तरह का वर्गीकरण किया गया था वहां पर। परीक्षा में इस तरह से प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है। तो अगला है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया था? आगरा में सर। आगरा में। किस नाम से है वो, नाम क्या इसमें है? ताजमहल। ताजमहल, ताजमहल। अब इसमें बवाल चल रहा है, कहते हैं तेजो महल नाम था पहले उसका। तेजो महल माने शिवलिंग का, मतलब शंकर जी का वहां पे नया नया उत्पाद पैदा करते रहते लोग हैं। कहते तेजो महल पहले नाम था, बाद में इसको ताजमहल करवा दिया उसने, शाहजहां ने। शाहजहां को इंजीनियर बादशाह भी कहते हैं। ईश्वरी प्रसाद को, ईश्वरी लाल नाम था उनका। उन्होंने इनको जो है इनके जो इस लाल किले का निर्माण कराया, मोती मस्जिद का निर्माण कराया, ताजमहल का निर्माण कराया। तो इनकी इमारतों प्रति जो है इनकी बढ़िया जो पकड़ थी, इनको इनको लेकर के ईश्वरी प्रसाद ने जो है इंजीनियर बादशाह कहा है। किसको कहा है? शाहजहां को कहा है। अगला यहाँ पे मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? प्रश्न वही सेम है, इसका नाम है ताजमहल, सबको पता है। अच्छा बता, मुमताज महल का बचपन का नाम क्या था? मुमताज महल के बचपन का क्या नाम था? महरुल निसा।
मेहरुन्निसा। और कोई नाम था? अच्छा, तो अर्जुमंद बानो बेगम किसका नाम था? पता नहीं यार, जीवन बानो बेगम। इसका नाम था। दो लोग हैं बहुत फेमस, दोनों लेडीज हैं मुगल वंश में। एक तो मुमताज महल है और एक है नूरजहां। इन दोनों लोगों को दिक्कत खड़ी होती है। परीक्षा में प्रश्न अगर आता भी है तो लोगों से लेडीज को लेकर आएगा, तो इन दोनों का प्रश्न आता है, मुमताज महल को लेकर के और आपके जो है नूरजहां को लेकर के। एक सलीमा बेगम कुछ फेमस है मुगल काल में। दो औरतों को लेकर प्रश्न आ करता है। तो मेहरुन्निसा नाम था नूरजहां का, और अर्जुमंद बानो बेगम नाम था, क्या नाम है, मुमताज महल का। सलीमा बेगम जो थी अकबर की संरक्षिका थी। अकबर की क्या थी? संरक्षिका थी वो। अकबर जब छोटा उम्र में जब गद्दी पर बैठता है उस टाइम पे कुछ दिन तक उन्होंने जो है संरक्षक भूमिका निभाया था। तो ताजमहल में देखो, गया प्रश्न देखो पुनः आ गया। बड़ा उल्टा प्रश्न है, कठिन भी है, परीक्षा में आता भी नहीं है, लेकिन सुन लीजिए। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? जवाब देख लीजिए इसका। यहाँ लिखा 20 साल लग गया था उसको, मतलब मरने के 20 साल तक निर्माण उसका ताजमहल का होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? अलग तरह का प्रश्न है ये। जवाब इसका देख लीजिए। यूलिया गिलार्ड नाम इनका है, जो प्रथम प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रश्न कई बार आते हैं, कुछ चीजें यहाँ से जानिए आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जैसे नदियों के बारे में यहाँ पूछता है कि मेरे डार्लिंग नदी कहाँ की है? तो नदी कहाँ की है? मरे और दो नदियां यहाँ पे बहती हैं, मरे और डार्लिंग। और दोनों को निश्चित रूप से मरे डार्लिंग बोलते हैं। यहाँ के बारे में पूछता है क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम को लेकर के सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा एल्युमिनियम का है? ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है। पुणे का इसमें एक ऊन का उत्पादन को लेकर प्रश्न कई बार किया हुआ है। सबसे बढ़िया ऊन का उत्पादन कौन देश करता है? एक बकरी यहाँ मिलती है, इसको मैडोना बोलते हैं। क्या नाम उसका है? मैडोना। और ये सबसे फेमस है ऊन उत्पादन में। और ऑस्ट्रेलिया में खासकर इसका मिलती है बकरी, प्रजाति इसकी। तो ऊन उत्पादन में, आपके एल्युमिनियम उत्पादन में मरे डार्लिंग नदी दो बहती वहां पर, उसको लेकर के। और यहाँ पर कोई ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई ज्वालामुखी नहीं है। इसको भी प्रश्न कई बार टच किया हुआ है। और इसी बगल में एक वहां पे क्या बोलते हैं, कोरल रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ जिसको हम बोलते हैं। सबसे बड़ी वृत्त थी, कोरल वृत्त थी। तो कहाँ पड़ते, किधर पड़ते ऑस्ट्रेलिया के है? और पूर्व में पड़ेगी, पूर्व उत्तर के कोने में पड़ती है ऑस्ट्रेलिया के। देखिए ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए अगर ये है, ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए अगर ये है, तो इसका देखो यहाँ पे इस पर मारिए, ये जो है विश्व की जो सबसे बड़े कोरल रीफ है। किसी का माइक हो गया क्या? हेलो, सुनिए जी, हमारी जी सर। सुनील जी अपना माइक, आपका माइक डिस्टर्ब है क्या? अपना, हाँ सुनील जी का ही माइक गड़बड़ है। अपना माइक आप एक बार ऑन करने के लिए मान लीजिए दिक्कत कुछ हो रही है, तो एक बार इसको डिलीट मारिए, पुनः स्टार्ट कर लीजिए इसको, हो सकता है सही हो जाए वहां से। चलिए अगला देखो, यहाँ पे है प्रश्न आपका है, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन सर। बहुत बढ़िया। तो ये बेंजीन है। और बाल्ब का आविष्कार कौन है? अपना माइक बंद, सुनिए अपना माइक बंद कर लीजिए भाई, आपका माइक डिस्टर्ब है। और एक बार उसको डिलीट मार दीजिए और डिलीट मार के कल आप माइक बंद कर लीजिए। कल ज्वाइन कर, कल जो बढ़िया से माइक बंद करके सुनिए। कल सही कहिएगा उसको। बाल पेन का आविष्कार
सुनील जी, जी सर। अपना माइक को बंद कर लीजिए भाई, अपन माइक डिस्टर्ब है। ठीक है, कल सही करके उसको जोड़िएगा, इसमें ज्वाइन करिए कि जो कल जुड़े रहिए और जवाब देते रहिए, मतलब जवाब ना दीजिए, सुनिए केवल। अगला देखिए, मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं? बहुत गोल्फ खिलाड़ी हैं और पूछ रहा किस देश के हैं ये। तो इसका जवाब देखिए यहाँ पे है, फिजी देश है। ये अक्सर हिंदू लोग हैं यहाँ बसे हुए, जाकर भारत से लोग हैं यहाँ बसे जाकर के हैं। और अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे इसके? और महत्वपूर्ण है, आसान प्रश्न में बता दीजिए इसका सही क्या होगा। प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर। कितने लोग थे इसमें? शुरुआत कितने लोग थे इसमें? संख्या तो मालूम नहीं। 7 लोग थे, 7 लोग थे इसमें, और 2 लोग तो मर जाते हैं। 7 लोग थे, कुल 7 लोग थे, 7 उसमें लोग 7 नहीं, में से कुल 7 लोग थे। वही 7 लोग भाई, समिति की बात है, 7 लोग बात हो गई, उसमें अध्यक्ष प्रदेश की बात अलग है। 7 लोग थे इसमें, और उसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। ये सर इसका जो प्रारूप तैयार किए थे तो क्या बी एन राव थे? बी एन राव का भी योगदान इसमें, बी एन राव का भी योगदान इसमें है। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। संवैधानिक सलाहकार थे, और प्रारूप का पूरा संवैधानिक सलाहकार, जिसे संवैधानिक सलाहकार थे, लेकिन ये तैयार करने में शायद सबसे पहले इन्हीं का नाम आता बी एन राव का। नाम तो आता है इनका इसमें, बिल्कुल आता है बी एन राव का इसमें, लेकिन पूरा काम करने वाले यही थे। अम्बेडकर ने ही पूरा काम किया था इसके समिति को लेकर के। कुछ काम शुरुआती जरूर किए थे बी आर राव इस पर, खाका को लेकर के। चलिए, तो उसमें उत्तर खुद सिर्फ उसको सुव्यवस्थित लिखने का कार्य किए थे, सिर्फ उसको सुव्यवस्थित लिखने का कार्य भीमराव अम्बेडकर किए थे। किसको कहाँ पे रखा जाए उसका क्रम बैठाए थे, कौन सा आगे पीछे ऊपर नीचे। चलिए देखिएगा उसको, जो भी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, नागार्जुन कौन थे? ये कौन थे? नागार्जुन आपके हिंदी में भी एक है, हिंदी में किसका उपनाम है नागार्जुन? धूप के धान। तो एक बहुत दार्शनिक थे ये, और हिंदी में भी शायद यही नागार्जुन, कोई और नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या था? सबको पता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बता दीजिए एक बार, जन्म कहाँ का हुआ था? तो भाई जल्दी बताइए, जन्म कहाँ का हुआ था गौतम बुद्ध का? जन्म का स्थान कहाँ पे इनका है? ये नहीं पता क्या आप लोगों को भाई? लुम्बिनी। ये तो कब हुआ था? लुम्बिनी में। कब? 563 ईसा पूर्व। देखिए 563 ये शुभ अंक है बौद्धों का। 563 पर अक्सर जो लिखा मिलेगा आपको, जहाँ बौद्ध व्यवस्था होती है वहाँ 563 लिख करके यहाँ बोला करते हैं जो ऊपर है। और एक जानिएगा, ईसा पूर्व है ये, ईसवी नहीं है, क्या ये है? ईसा पूर्व है, ईसा से 563 वर्ष पहले की बात, उल्टा चलती है ये। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए थे? सर्वाधिक बार बुद्ध ने उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो इसका जवाब हमें लग रहा है कि आपका श्रावस्ती होगा। सबसे अधिक समय श्रावस्ती में बिताते हैं बुद्ध, श्रावस्ती होना चाहिए। तो श्रावस्ती जवाब इसका है, सबसे अधिक बुद्ध ने उपदेश श्रावस्ती में दिए थे।
गोल्डन ग्लोब अवार्ड विजेता पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? गोल्डन ग्लोब किसको मिला था? इसका जवाब देख लीजिए, बहुत कठिन जवाब इसका है और ये फिल्म क्षेत्र में मिलता है। ए आर रहमान को दिया गया था। किस अगला चीज में है मिलता है? फिल्म गोल्डन में काम ग्लोब करने पर गोल्डन ग्लोब जो कहाँ फिल्म पे? में मिलता है, तो फिल्म क्षेत्र में, अच्छा, फिल्म क्षेत्र फिल्म। में। ओके। हाँ, ये किस क्षेत्र में है भारत सर? है ए आर रहमान संगीतकार है भाई। ए आर नहीं नहीं, रहमान जो है गीत। हाँ, ये संगीत के क्षेत्र में है। ए आर रहमान जो है कि फिल्म के जो है गाना गाने वाले हैं, उसमें संगीत देते हैं। हाँ, संगीतकार। फिल्म संगीत तो वही तो गा रहे हैं। संगीत का गाना नहीं वो गाते हैं, संगीत देते हैं, संगीत देने वाले हैं। जो गाना बजता है उसके पीछे जो बैकग्राउंड का संगीत बजता है संगीतकार उसको तो जो है है ये। कंपोजिंग करते हैं, उसकी धुनी को मिला था ये ए आर रहमान को। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? मुस्लिम राष्ट्रपति कौन भारत के थे प्रथम? जाकिर हुसैन सर। अच्छा, जाकिर हुसैन खान, खान है आपको सर। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार या भंग करने का अधिकार किसको है? लोकसभा कौन भंग कर सकता है? ये काम राष्ट्रपति का है। ये काम राष्ट्रपति का है। प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है या स्थगित कर देता है उसको। सिंध घाटी सभ्यता के लोगों की। हाँ, तय। सर ये राज्यसभा को नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा भंग नहीं होती भाई, अस्थायी सदन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, अस्थायी सदन है वो। और लोकसभा आपका परीक्षा प्रश्न ये भी पूछता है, अस्थायी कौन है और अस्थायी कौन है, उच्च कौन है, निम्न कौन है। तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अस्थायी राज्यसभा को अस्थायी बोलते हैं और लोकसभा को अस्थायी बोलते हैं। और सर शून्यकाल। शून्यकाल प्रश्न पूछने का एक काल होता है, प्रश्न पूछते उसमें प्रश्न काल के या शून्यकाल जो भी हो, शून्यकाल में जो प्रश्न पूछा जाता है उसको शून्यकाल बोलते हैं। शून्य काल आपके प्रश्न काल के बाद का समय होता है, इसमें मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका यह समय आपका 12 से 1 का होता है। शून्यकाल। हाँ, 12 से 1। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। ठीक ठीक। और सर प्रश्नकाल। प्रश्न काल आपका 11 से 12 होता है। ठीक, पहले घंटे का। जी। हाँ हाँ, पहला घंटा आपका प्रश्न काल होता है, उसके बाद आपका शून्य काल होता है। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए, यहाँ पे है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित होती थी? ये प्रश्न तो एक बार आया था पहले भी, दूसरे तरह का था वो। अब बताइए, साफ साफ प्रश्न है, किस देवता की आकृति वहां पे होती थी? तो पशुपति नाम यहाँ मिलेगा। पशुपति को ही कुछ लोग शंकर भगवान बोलते हैं और कई नामों से मिलेगा। तो शुरुआती देवता जो हमारे मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, तो पशुपति या शंकर भगवान के नाम से उनको लोग जानते हैं। और इनके सबसे पवित्र जो है जानवर पशु में गाय का नाम आता है। और मातृ प्रधान जो है, जो पारिवारिक व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता की, मातृ प्रधान थी। 2 सभ्यताएं भारत में पनपी हैं, ध्यान दीजिएगा। एक जो सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर भारत की और द्रविड़ सभ्यता दक्षिण भारत की। नहीं, थोड़ा सा उल्टा हो गया है यहाँ पे, थोड़ा बताने में गलती हमसे हो गई। गलती क्या हो गई कि प्रतिशतात्मक सिंधु घाटी सभ्यता आर्य सभ्यता है, और नहीं कोई गलती तो नहीं हुई थी। आर्य लोग बाद में आए हैं। सिंधु घाटी के नष्ट होने के बाद आर्यों के आगमन के साथ सिंधु घाटी का नाश होता है। तो इनकी आर्य समाज आर्यों की सत्तात्मक व्यवस्था जो थी वो प्रतिसत्तात्मक थी सिंधु घाटी की, और द्रविड़ की सभ्यता जो थी ये मातृ सत्तात्मक थी। माता को विशेष तवज्जो देते थे ये लोग। और मातृ देवी की जो मूर्तियां मिली यहाँ पे हैं, मातृ देवी की,
वो आए हैं क्या? बिल्कुल नहीं आए कहीं? जुलाई देखिए खोलिए, परिणाम तो नहीं है। मात्र देवी की जो मूर्तियां मिल रही है यहाँ पे, इस ऐसे तो होता कि यहाँ की सत्तात्मक व्यवस्था जो थी मात्र सत्तात्मक थी। और दूसरी चीज यहाँ से याद रखिए, परीक्षा में प्रश्न पूछता है यहाँ से, ये नगरीय सभ्यता पूरी तरह से थी। पूरी तरह से सभ्यता कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। और अगला देख लीजिए यहाँ पे, किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? ये कथन किसका है? सर एरोस्थेनीज ने कहे थे और अरस्तु भी कहे थे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एरिस्टोथेनीज और अरस्तु का कथन है ये, दोनों लोगों ने। जी। प्रथम बार से नाम जो परीक्षा में पूछता आपसे, अरस्तु का नाम कम देता है, एरिस्टोथेनीज का नाम आता है उसमें। लेकिन अरस्तु का भी जवाब है ये, और एरिस्टोथेनीज का भी जवाब, दोनों ने कहा कि इनके सिद्ध किया हुआ है। पतंजलि किस कारण से प्रसिद्ध थे? पतंजलि फेमस क्यों थे? योग दर्शन। योग दर्शन के लिए फेमस थे। बहुत बढ़िया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की और कब की थी? कहाँ पे हुई थी? विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे, और एक किए थे, डेट नहीं पता सर। डेट नहीं पता है, डेट तो संबित दुविधा में है। और ये हुई थी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी रामकृष्ण मिशन की। और डेट का, जगह का नाम अलियार या अलवार कुछ करके है वहाँ पे। डेट यहाँ लिखा हुआ है 1 मई 1897 में विवेकानंद द्वारा की गई थी। इसके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जो थे, विवेकानंद जी के गुरु थे। और उन्होंने उनके ही सम्मान में इसकी स्थापना किया था। और एक चीज और, यही परीक्षा में बहुत पूछता है कि इनका जन्मदिन किस रूप में मनाते हैं? विवेकानंद जी का जन्मदिन किस रूप में याद किया जाता है? बताइए भाई, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है विवेकानंद जी की? विवेकानंद की अच्छा, तो युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी। हाँ, 12 जनवरी बहुत पूछता है परीक्षा में, बहुत प्रश्न इसको लेकर आता है हमें 12 जनवरी को लेकर के। अगला प्रश्न यहाँ पे है, आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? कूलाम है क्या सर? कूलाम है सर, एम्पियर। एम्पियर। यहाँ एम्पियर लिखा हुआ है, एम्पियर सेकंड है यहाँ पे। और अगला प्रश्न है, डायनामाइट के मुख्य रूप से पाया जाता है, डायनामाइट जो बनता है उसमें मुख्य रूप से क्या मिलता है, क्या डालते हैं? ग्लिसरीन शायद डाला जाता है, कुछ और उसमें है कुछ चीजें। तो इसका आविष्कारक कौन है? डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? ग्लिसरीन चारकोल होता है। और सर इसके हैं न्यूटन है सर। और कोई बताए, डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? डायनमो है, डायनोमाइट वही सर। नहीं भाई, डायनामाइट से बड़े बड़े पहाड़ उड़ाए जाते हैं, कोयला की खानें उड़ाई जाती हैं। अच्छा। इन्हीं के नाम पर नोबेल में पुरस्कार मिलता है, इन्हीं के पैसे से नोबेल पुरस्कार मिलता है। नाम बताइए अब। अल्फ्रेड नोबेल नाम था उनका, अल्फ्रेड नोबेल। और नाइट्रोग्लिसरीन है, डायनामाइट का मुख्य तत्व कौन सा है? नाइट्रोग्लिसरीन है, इसी से इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार कौन था? ऑटो हॉन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परमाणु बम का आविष्कारक ऑटो हॉन था। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन है? हाइड्रोजन बम का उनको भी पता नहीं है, तो बताए भाई, भूल गया, दिमाग से हमारे निकल गया है कौन था। लेकिन एक चीज यहाँ से परीक्षा में जो प्रश्न पूछता है दोनों को लेकर कि किस विधि पर काम करते हैं, डायनामो क्या बोलते हैं, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम को लेकर जो प्रश्न करता है नॉर्मली परीक्षा में प्रश्न आपके आते हैं, नाभिक किस विधि विखंडन। पर काम करते हैं?
नाभिक वाला कौन है? परमाणु बम। परमाणु बम है। नाभिक संलयन पे कौन है? हाइड्रोजन बम है। सूर्य की। ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि सूरज का जो 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 ऊष्मा निकलती है या जो प्रकाश निकलता है वो किस प्रकृति पर काम करता है? सूरज नाभिक संलयन। नाभिक संलयन पर सूरज भी काम करता है, क्योंकि वहां पर भी हाइड्रोजन भरा हुआ है। 97% हाइड्रोजन है। नहीं और 97 नहीं है, 25 अगल बगल आपका अमोनिया है, तो कम ही होगा उससे। हाँ, हीलियम तो दोनों के संलयन से आपका वहां पे पैदा होता है। 71% हाइड्रोजन का 71 और 23 का, 71 और 23 और बाकी अन्य कैसे मिला करके उसमें है। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, किसकी कमी से होता है? तब एनीमिया रोग क्यों होता है? आयरन की कमी से। B12 विटामिन कौन सी है? B12 B6 कौन सी है? B6। देखिए कई चीजें यहाँ पे आता है, कई चीज नहीं आ रही है, स्कूल का हमें दिक्कत नहीं खड़ी होती है। आपका B6 भी इसमें है और आपका जो है कि फोलिक एसिड भी है, आपका लोहा भी है, सब मिला करके जो है आपके फोलिक शरीर में एसिड एनीमिया को पैदा तो होता ही है। B6 कहते हैं। हाँ, फोलिक एसिड माने जो आपको बर्रे काटती जो है, बर्रे हाड़ी, आपके क्या बोलते हैं इसको, हाड़ी काटते जो, हाड़ी काटने से होता है जो मछली, जो आपको बिच्छू डंक मारने से जो आपको अंदर जाता है, ये सब फोलिक एसिड है। फार्मिक एसिड। फोलिक एसिड फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड। फार्मिक, फोलिक की जगह पे फार्मिक। एक बार देखिए इसका जवाब देख लीजिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आगे बात करते हैं। यहाँ पे आयरन की कमी लिखा हुआ है, तो फोलिक एसिड है, सही कहा आपने, फार्मिक नहीं। हार्डरे बर्रे में जो होता है फार्मिक होता है। फोलिक एसिड, यहाँ पे फोलिक एसिड है और आपका आयरन है और आपका B12 है। तीनों से कोई परीक्षा में अगर आपके आ जाए, ये मानिएगा कि ये सही है। चाहे आयरन की कमी दे दे, चाहे वहाँ B6 दे दे, चाहे वहाँ पे जो है कि फोलिक एसिड दे दे, तीनों में से कोई अगर आ गया तो मानिएगा कि एनीमिया रोग के लिए जिम्मेदार है वो। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? नींबू में क्या मिलता है? साइट्रिक विटामिन कौन सी होती है? सी। विटामिन सी। वायुमंडल हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है? वायुमंडल हवा जो होती है इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मिली हुई होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। परसेंट, कितने परसेंट है, कितने परसेंट? 78%। 78%। 78। 78% से ज्यादा ही कुछ हो गई है भाई, बढ़ती जा रही मात्रा। तो ऑक्सीजन कितना है? 21%। 21% है। आपका आर्गन कितने परसेंट है? आर्गन पता नहीं। 0.03। अरे भाई, सबसे अधिक मात्रा की अक्रिय गैस कौन सी है? सबसे अधिक मात्रा में जो मिलती है अक्रिय गैस? आर्गन आर्गन नहीं, जी आर्गन है। आर्गन है। कितने आर्गन है। परसेंट मिलती है वो? कितने परसेंट मिलती है? 0.93। 9। हाँ, 0.93 है। परीक्षा में कई बार प्रश्न इसको लेकर आया हुआ है। अगला है गैसो हाल बनता है, किसका बनता है? पेट्रोलियम, देखो यहाँ लिखा हुआ है, पेट्रोलियम था इथेनॉल के मिश्रण से गैसो हॉल बनता है। ये एक ईंधन है, ये भी एक ईंधन है। हाँ, इसका याद आ गया, यहाँ पे एक ईंधन बनता है जो कि नेचुरल ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, और किसी फल का वह जो है तेल होता है। तो बताइए किस फल के तेल से जो है आपका डीजल या पेट्रोल इस तरह ईंधन का इस्तेमाल होता है? कौन सा पौधा जेट्रोफा। है? जेट्रोफा। जेट्रोफा का बोल में उसका कोई और नाम भी है? डीजल का डीजल के पेड़ से उसका डीजल पेड़ नाम भी, और क्या नाम उसका है? उसका नाम रतनजोत भी है। रतनजोत, जी सर, रतन ज्योत। हाँ। रतनजोत, जेट्रोफा, डीजल का पौधा, तीन चीजों के नाम प्रसिद्ध है और इससे सीधे इसका इस्तेमाल भी जो है डीजल के रूप में होता है, इसके तेल का नाम।
अगला है अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? अंधापन जो होता है आपको किस विटामिन कौन सी होती है? ए। विटामिन ए। विटामिन ए अति आवश्यक है तो कहाँ मिलती है मुख्य रूप से? विटामिन ए कहाँ मिलती है? मछली के मछली खाना चाहिए कि नहीं? खाना चाहिए। खाना चाहिए। और शाकाहारी में कहाँ मिलता है? गाजर। गाजर। गाजर में मिलता है तो गाजर खाइए। गाजर बरहो मास मिलेगा नहीं तो मछली का एक प्लेट मछली निकाल के मिलेगी खाइए। आसानी से। मछली हाँ, बरहो महीना मौसम भी है। मिलेगी। अगला यहाँ पे कार्बन के दो मुख्य अपरूपक हैं, कौन कौन से हैं? कार्बनिक है, कार्बनिक। नहीं नहीं, अपरूपक की बात यहाँ पे की है। अपरूपक अपग्रेडेड जो है कार्बन का कौन सा है? कोयला के अलावा जो कोयला जैसे हो गया, कोयला से एक उससे बढ़िया वर्जन कौन सा है कार्बन का? साइट है। एंथ्रोसाइट। ग्रेफाइट हो गया आपका, ग्रेफाइट कोयला हो में गया आपका। एंथ्रेसाइट है। ग्रेफाइट हीरा वायरस ग्रेफाइट। है। और हीरा एक हो गया आपका। दोनों मिलाकर के जो है कार्बन के अपरूपक है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के। एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। परीक्षा में प्रश्न कई बार आया हुआ है। जो कलम में जो पेंसिल लगती है, पेंसिल से जिससे लिखते बच्चे हैं, जो बीच में एक नोक उसमें राड डाली जाती है, वो राड जो कार्बन होती है विद्युत की क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है, ग्रेफाइट होती है वो। और अगर कभी भी गलती से अगर आपने जो है कि पेंसिल को उठा करके लाइन में सोचा कि पेंसिल लगा दूं और लाइन को बना दूं मैं, तो आपको लंबा शाट वहां तेजी शाट आपको जान भी जा सकती है आपकी। मतलब पेंसिल से उठाकर कभी भी जो है तार के उसको मत डालिएगा, जिसको इससे लाइन मारेगी नहीं आपको, लेकिन लाइट सीधे मारती है उससे। मतलब ग्रेफाइट क्या है? विद्युत की सुचालक है। आपके पेंसिल में जो राड बनती है काली वाली, ग्रेफाइट की ही बनी हुई होती है। और ग्रेफाइट क्या होती है? विद्युत की सुचालक है। और हीरा यहाँ पे आया है, हीरा जानते हैं आप, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। सबसे बड़ी हड्डी सबको पता, बता दीजिए तुरंत। सबसे बड़ी हड्डी कौन जांग सी में है? सर फीमर पेनती है। फीमर। फीमर है। सबसे छोटी कौन सी हड्डी है? सबसे छोटी जांग में पाई जाती है। स्टेपीज। क्या नाम उसका? नाम बताइए फीमर। स्टेपीज। भाई। छोटी भी फीमर है नाम है, छोटी का भी नाम फीमर है। स्टेपीज। स्टेपीज। स्टेपी नाम, स्टेपी नाम उसका। स्टेपी दो होते हैं तो स्टेपी जब उसका फीमर तो स्टेपी हो कौन गया। सा है सबसे छोटी है। दो दो मिलाकर चार हड्डियां आपकी होती हैं। दो हड्डी स्थान में, दो हड्डी, दो मिलाकर आपकी चार हड्डियां होती हैं, इसलिए इसको स्टेपीज बोलते हैं। और अच्छा, तो ह्यूमरस कहाँ की हड्डी है? ह्यूमरस कहाँ की हड्डी है? ह्यूमरस कौन सी? अल्ना कहाँ की फीमर। है? हाँ, ह्यूमरस या ह्यूमरस या बताओ, अल्ना अथवा अथवा अल्ना कहाँ की? अल्ना अल्ना हाथ की है। हाथ अल्ना में तो हाथ बड़ा की है। लंबा हाथ है। कलाई वाली है कि यहाँ बाँह वाली है, कहाँ की है? अल, अल्ना आपकी पड़ेगी जो अंगूठे से जुड़ी होती है, वो आपकी अल्ना है। कलाई वाली। चलिए, इस सब देखिए मैं बताऊँ, इस सब प्रश्न, इस तरह प्रश्न परीक्षा आपके आते हैं सीधे। कितनी हड्डियां ऐसे आपके पूछता है, कमर कितनी हड्डियां होती हैं, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, और नीचे वाली हाथ की बाँह की हड्डी क्या बोलते हैं? ह्यूमरस हड्डी का नाम जो आपके है, या फिर कंधे से लेकर बाँह के बीच में जो हड्डी होती है उसको ह्यूमरस बोलते हैं। अल्ना हड्डी जो दो हड्डियां आपको कलाई से लेकर यहाँ तक होती है, उसमें एक हड्डी का नाम अल्ना है, एक हड्डी का नाम कुछ और है। इस तरह से कुछ प्रश्न परीक्षा में आपके पूछता है कभी टीबुला कभी। अल्ना। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है प्रकाश वर्ष? दूरी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक खगोलीय है? दूरी। दूरी का। बहुत बड़ा दूरी का मात्रक है या खगोलीय दूरी का मात्रक है? क्या प्रकाश वर्ष से बड़ा भी कोई मात्रक है दूरी मापने का? पारसेक। पारसेक कितना होता है? कितने पारसेक, कितने बराबर के एक पारसेक होता है? 3.2 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक होता है। 3.28। हाँ।
अगला है पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पोजिट्रॉन, भाई इसको मुझे मिला नहीं है, किसी को तो बताए ये क्या चीज है। चलिए जवाब देखिए, इसका जवाब है एंडरसन। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार प्रश्न आता है, आया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। पानी का अधिकतम घनत्व बहुत बार प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। किस तापमान पर, तापमान नहीं लिखा, कुछ प्रश्न अधूरा है, किस तापमान पर होता है? 4 अंश सेल्सियस। इसका जवाब आपका 4 अंश सेल्सियस का जवाब। 4 अंश सेल्सियस पे पानी का घनत्व तो क्या होता है? अधिकतम होता है। एक प्रश्न यहाँ से इस तरह घुमाता है कि 4 अंश से तापमान अगर एक मान लीजिए नीचे आ रहा है तो क्या होगा, कि घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? इससे ऊपर जाएगा तब क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए 4 से हमारा 5 हो गया, 5 से पुनः 6 हो गया, तब क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर यही तापमान पुनः इसका जो है 4 से 3 हो जाए, पुनः 2 हो जाए, इधर 1 घटेगा। हो जाए, 0 हो, तब क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? दोनों तरफ घटेगा कि घटेगा। बढ़े घटेगा क्या? दोनों तरफ कंडीशन वही घटने वाली नहीं है, बढ़ने वाली नहीं, कंडीशन? दोनों तरफ घटेगा। दोनों तरफ घटेगा, बिल्कुल जवाब सही आपका है। ये दिमाग में हमेशा रखिएगा, अगर पानी का तापमान 0 से जो ही ऊपर होगा उसके तापमान में घटोत्तरी शुरू हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, तापमान जीरो में, तापमान नहीं, जीरो से ऊपर जाएगा तो उसका बढ़ेगा 4 तक, पुनः घनत्व 4 से उसका जो घटना होगा, चालू होगा। घनत्व उसका जो होगा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जी 4 से ऊपर जो बढ़ेगा घनत्व उसका क्या होना लगेगा? कम होना प्रारंभ करेगा। यहाँ से कम होना प्रारंभ करेगा। 4 से ऊपर बढ़ेगा तो घनत्व को कम करेगा, फैलेगा पानी को। और 0 से ऊपर बढ़ेगा तो इसका घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। 6 से कम होगा, घनत्व बढ़ेगा। अगर जो है कि अगर 100 से, मान लो पानी का तापमान 100 है, पानी का तापमान आपका 100, सबसे अधिक प्रसारित पानी जो होता है 100 पे होता है, उबाल जब मारता है पानी, तो 100 से नीचे जो आएगा तो क्या होगा? घनत्व इसका बढ़ता जाएगा। ऐसे ही बढ़ता, घनत्व बढ़ता जाएगा 100 से नीचे जब आएगा तो मतलब सिकुड़ता जाएगा पानी। जो जो नीचे आएगा तो पानी का आकार कम होता चला जाएगा, और 4 पे आकर के सबसे कम होगा, सबसे टॉप 4 पे आकर घनत्व इसका कम होगा। वैसे ही पानी जो ही शून्य से पानी जो है जो ही 4 की तरफ बढ़ेगा, पानी का आकार क्या होगा? सिकुड़ना शुरू करेगा। सबसे अधिक आकार ठोस अवस्था में जो बर्फ होता है, बर्फ लगभग 20% जो है, ज्यादा आपका 20% के, 20% नहीं कहेंगे हम, इतना पानी को, अगर बर्फ को पानी में डुबाइए, जितना पानी बर्फ के बाहर रहेगा उतना परसेंट पानी जो है एक्स्ट्रा जगह कवर किया हुआ है। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे, मतलब बात कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर बर्फ बना पानी है और अगर तापमान उसका बढ़ता यहाँ पे है तो घनत्व उसका बढ़ता जाएगा 4 तक, तो 4 पे आकर घनत्व उसका सर्वोत्तम रहेगा, सबसे ज्यादा घनत्व 4 पे आकर रहेगा। मतलब परीक्षा प्रश्न जो पूछता आपसे, पानी का अधिकतम घनत्व किस पर रहेगा, तो उसका जवाब क्या देंगे आप? 4 देंगे। तो घटने बढ़ने क्रम आप परीक्षा में, हाँ बताइए। जो अभी आपका क्वेश्चन था वो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, किसी गिलास में लबालब पानी भर रहा है, उसमें एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के गलने के बाद पानी का आयतन बढ़ेगा घटेगा, इस पे क्वेश्चन पूछता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न, इसे ही पूछता, सही है। प्रश्न आपका इस तरह से भी आया वहाँ होगा। पे उसका जो है, वहाँ मान पे लीजिए वो बराबर रहेगा, क्योंकि बर्फ का टुकड़ा कोई, इसमें बर्फ का टुकड़ा पानी में गिलास में है और इसमें बह रहा है, इतना टुकड़ा बाहर इसका है, पूरा गल गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बराबर हो जाएगा। क्या पानी बह जाएगा, पानी उतना बना रहेगा? बताइए। उतना ही बना रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए पानी ऊपर इसलिए है, वो पानी बर्फ के ऊपर इसलिए है क्योंकि बर्फ उसका जो आयतन बढ़ेगा। अपना, मतलब पूरा पूरा देखिए भरा हुआ गिलास एकदम है, और पानी जो है बर्फ, पानी के गिलास के ऊपर बर्फ तैर रही है यहाँ पे। आपको ये लगेगा बर्फ जब गल जाएगा तो पानी जो है बहने लगेगा, लेकिन नहीं बहेगा पानी हो, क्योंकि पानी का आकार बर्फ से क्या होता जाएगा, जो नीचे बर्फ झुकी हुई है, नीचे बर्फ जो घुसी इसमें है, ऊपर बर्फ जो निकली हुई है, जब गलेगा तो पानी जो गिलास हमारी क्या रहेगी, जब जितना रहेगी उतने भरी हुई रहेगी, मतलब गिलास के आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये बात समझ में आई? इस तरह प्रश्न जी परीक्षा में पूछा हुआ है।
तो चलिए ठीक है, तो क्लास को यहीं बंद करते हैं, टाइम हो गया, सर जी इंतजार कर रहे हैं खाना को लेकर के। और कल हम लोग जुड़ेंगे। अब कल थोड़ा टाइम चेंज करते हैं, शाम का टाइम 8:30 बजे कर लेते हैं, ताकि 9:30 बजे तक 10 बजे तक हम फ्री हो जाएं। तो क्लास को भी यहीं समाप्त करते हैं, और कल हम जुड़ेंगे, हम लोग ठीक है, जुड़ेंगे ओके। 8:30 बजे। ठीक।